नमस्कार, मैं हूँ अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले उन तमाम मोर्चों के चेहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे चर्चा का दौर बना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है इंद्रवर्धन राठौर जी, जो कि गुजरात से हैं और एक ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम है रंग दे बसंती। इनसे हम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं और इनके ग्रुप के बारे में, इनके संगठन के बारे में पहले भी इनसे जान चुके हैं। लेकिन आज हम एक बार फिर से इनके साथ जुड़े हैं और मुद्दा है सहारा इंडिया। सहारा इंडिया के खिलाफ किस तरीके से आवाज उठाई जा रही है और इनके संगठन ने कितनी भूमिका सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने में निभाई है, आज सर से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15 में। जी, तो धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न यही है कि ग्रुप आपने बनाया, आपने कहा एक पिक्चर से प्रेरित होकर आपने ये संगठन बनाया था। किस तरीके से सहारा इंडिया के खिलाफ आपने आवाज उठाने के लिए केवल और केवल ये संगठन चुना? सहारा इंडिया द्वारा देश के नियम कायदे कानून का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा था, जी, जिसके चलते मैंने सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाई। क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह से देश के नियम कानून का उल्लंघन करने पर सहारा इंडिया के निवेश और कर्मचारियों पर मुसीबत आने वाली थी, वो मुझे दिखाई दे रहा था। जी, और यही हालात आप 2012 से देख रहे हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। 31 अगस्त 2012 को 24,000 करोड़ सेबी में जमा किया जाए, लेकिन सहारा इंडिया ने आज तक वो आदेश का पालन नहीं किया है। और उसी के ही चलते मैंने रंग दे बसंती ग्रुप बनाकर सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई। शुरुआत में मैं यहाँ पर अकेला था, लेकिन जैसे महात्मा गांधी जी ने जब शुरुआत करी थी तब वो अकेले थे, लेकिन 1947 में जब भारत देश को आज़ादी मिली थी तब 90 करोड़ हिंदुस्तानी उनके साथ थे। जी। तो शुरुआत मेरी अकेले रही थी, लेकिन आज पूरा ग्रुप बन गया है। और नॉट ओनली वडोदरा गुजरात, लेकिन देश भर से रंगदे बसंती के साथ लोग जुड़े हुए हैं। जी, आपने कहा आज़ादी के वक़्त तमाम जो लोग थे वो जुड़े हुए थे गांधी जी के साथ। तो आपने कहा कि आवाज़ उठाने के लिए पहले आपने देखा कि जो निवेशक हैं वो परेशानी में आने वाले हैं। परेशानी में तो वो अभी भी हैं। उनकी समस्या है कि उनका पैसा फँसा हुआ है। वो तमाम निवेशक रोज़ रो रहे हैं और अपने पैसे के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सहारा इंडिया ने सहारा क्यूसोप और सहारा क्यूसोप के बाद सहारा क्रेडिट और इस तरह से अलग अलग सोसाइटियां बनाकर जो पैसा अन्य स्कीम में था उसको ट्रांसफर करके दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करना और पैसे का भुगतान नहीं देकर धोखाधड़ी किया जा रहा है, जी, जिसके चलते आज निवेशक काफी परेशान हैं। और निवेशकों का भुगतान नहीं मिलने से बहुत सारे एजेंट भाई लोग भी परेशान हैं। और ये परेशानी कभी भी दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि सहारा इंडिया आज की तारीख में निवेशकों का भुगतान देना नहीं चाहती। और आपका भुगतान लेने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, रंग दे बसंती ग्रुप बना है सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और आप कह रहे हैं कि निवेशकों की समस्या कभी दूर नहीं हो पाएगी, सहारा इंडिया कभी पैसा वापस नहीं कर पाएगी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ग्रुप तो आपने बनाया है, संगठन बनाया है आपने निवेशकों की भलाई के लिए, निवेशकों का साथ देने के लिए, निवेशकों का पैसे का भुगतान करवाने के लिए, उनकी आवाज उठवाने के लिए, और वहीं आप कह रहे हैं कि ये समस्या कभी दूर नहीं हो पाएगी। जो हालात आज की तारीख में पूरे देश में है, वो हालात मैंने आपको बयान की है। जी, और रही बात रंगदे बसंती ग्रुप की, तो रंगदे बसंती ग्रुप 2015 से ही सहारा इंडिया ग्रुप के धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है। और उसी के चलते ही 2018 में सहारा क्यूसोप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के धोखाधड़ी के खिलाफ सुब्रत रॉय, सपना रॉय, ओपी श्रीवास्तव सहित 18 सहारा अधिकारियों के खिलाफ वडोदरा डीसीबी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। साथ साथ में सीआईडी क्राइम गांधीनगर में दिनांक 17/10/2019 को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर व सहारा के अधिकारियों के खिलाफ निवेशकों का पैसा वापस नहीं लौटाकर
धोखाधड़ी करने के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जी जिसमें आईपीसी 420, 406, 409, 120 बी के सहित जीपीआईडी एक्ट भी लगाया गया था। और जीपीआईडी एक्ट के तहत ही गुजरात सरकार ने वडोदरा शहर में आई सहारा इंडिया की 2 ऑफिसें सीज की गई है, और साथ साथ में जामनगर में आई सहारा इंडिया की जो जमीन है उसको भी सीज करने का आदेश दिया है। तो जी जहां तक निवेशकों के पैसा वापस लौटाने की बात है, तो रंगदे बसंती ग्रुप सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कानूनी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए जीपीआईडी एक्ट के तहत ही कार्रवाई करके गुजरात सरकार से निवेशकों का पैसा वापस दिलाएगी। और उसी के चलते ही जीपीआईडी एक्ट के चलते ही गुजरात सरकार ने वडोदरा शहर के एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नर्मदा भवन 6 फ्लोर पर आई ऑफिस को आदेश किया था, और जिसके चलते ही एसडीएम साहब वडोदरा शहर ने दिनांक 1 अगस्त 2022 से दिनांक 31 अगस्त 2022 तक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकों से क्लेम फॉर्म मंगवाए गए थे, जी जिसमें आप निवेशकों को फॉर्म भरना था, साथ साथ में उनको जो सर्टिफिकेट या पासबुक थी उसकी जेरोक्स, आधार कार्ड की जेरोक्स और बैंक पासबुक की जेरोक्स अटैच करना था। आप देख रहे हो, मैंने उसके लिए फेसबुक लाइव भी किया था और बहुत सारे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी पोस्ट किए थे। जी और उसी के चलते ही नॉट ओनली वडोदरा शहर बल्कि पूरे गुजरात राज्य से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकर्ता लंबी लंबी कतारों में अपना फॉर्म जमा करने के लिए आए थे। जी और जिस तरह से पूरे एक महीने में आप देख रहे हो कि कम से कम 50 करोड़ से अधिक के निवेशकर्ताओं की क्लेम राशि अभी तक आ चुकी है, और आगे भी इसी तरह से लड़ाई लड़ते हुए हम गुजरात सरकार से सहारा इंडिया की जो भी असेट है, संपत्तियां है, ऑफिस है, उसको सीज करवाएंगे। रंगदे बसंती ग्रुप की मुहिम के चलते ही सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की धोखाधड़ी के खिलाफ सीआईडी क्राइम गांधीनगर द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था। वो एफआईआर में आईपीसी 420, 406, 409, 120 बी के सहित जीपीआईडी एक्ट भी लागू किया गया था, जिसके चलते गुजरात सरकार ने वडोदरा शहर के एसडीएम्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तौर पर सत्ता दी थी, और जिसके चलते एसडीएम वडोदरा शहर ने वडोदरा शहर में आई सहारा इंडिया की 2 ऑफिसें सीज की गई है, साथ साथ में जामनगर में आई सहारा इंडिया की जमीन को भी सीज करने के लिए कार्रवाई की गई है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकर्ताओं को अपना क्लेम मंगवाने के लिए एसडीएम साहब वडोदरा शहर ने जी दिनांक 1 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक क्लेम मंगवाए थे, जिसमें वडोदरा शहर सहित पूरे गुजरात राज्य के निवेशकर्ता अपना क्लेम दर्ज कराने के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे थे। क्लेम फॉर्म के साथ निवेशकर्ता का सर्टिफिकेट, पासबुक की जेरोक्स, आधार कार्ड की जेरोक्स और बैंक पासबुक की जेरोक्स के साथ अपना क्लेम फॉर्म जमा करवाए थे। ये सारे क्लेम फॉर्म कोर्ट में पेश किए जाएंगे। कोर्ट सहारा इंडिया को बुलाकर इसके भुगतान के संबंधित पूछेगा, और सही जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट एसडीएम साहब को ऑर्डर करेगा कि सहारा इंडिया की जो भी संपत्तियां है उसको सीज करते हुए, उसको नीलाम करते हुए जो पैसा आएगा उसमें से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकर्ताओं का भुगतान दिया जाएगा। यानी कि इस तरह से रंगदे बसंती ग्रुप बेसहारा निवेशकों के भुगतान के लिए आवाज उठाता है, और न सिर्फ आवाज उठाता है लेकिन लड़ाई लड़के वो निवेशकर्ताओं का भुगतान वापस भी दिलवाता है। जी सर, रंगदे बसंती संगठन की बात कर रहे हैं तो सहारा इंडिया के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है, इसके अलावा कौन कौन सी आवाज जो है रंगदे बसंती ग्रुप ने उठाई है? रंगदे बसंती मेनली तो वडोदरा शहर में कार्यरत है, इसलिए वडोदरा महानगर पालिका में जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको पब्लिक के सामने आरटीआई के माध्यम से उजागर करते हैं। ऑफिस में जाके ऑफिस का जायजा लेके वहां पर जो कुछ भी
गलतियां नजर आती है तो उसको प्रेस मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको उजागर किया जा रहा है। रंग दे बसंती की बात करें तो यहाँ पर नगर पालिका में आधार कार्ड के लिए 100 रुपया लिया जा रहा था, जी जबकि केंद्र सरकार की ये योजना मुफ्त थी। तो इस तरह से पैसा लेने वाले वार्ड नंबर 4 के 2 कर्मचारियों को स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उनको रंगे हाथों पकड़ा था, और इस तरह से आधार कार्ड में जो कौभांड हो रहा था उसको पब्लिक के सामने उजागर किया था। साथ साथ में यहाँ पर रोड, पानी जैसी जो भी समस्या है उसको उजागर करते हुए पब्लिक को रोड, रास्ता, पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। गुजरात सरकार में जिस तरह से सहारा इंडिया धोखाधड़ी करता है, गलत झूठी जानकारी देकर सहारा टाउनशिप के लिए जमीन परचेस किया था, उसको भी उजागर करते हुए वडोदरा शहर में आई सहारा इंडिया की 120 एकड़ जमीन को फ्री सरकार करवाते हुए करीबन 300 करोड़ की जमीन को सहारा इंडिया के नाम की बजाय सरकार के नाम करवा दी है। तो ये बहुत छोटी उपलब्धियां है रंगदे बसंती ने आज तक किया हुआ है। जी सहारा इंडिया के खिलाफ सर तमाम ऐसे मोर्चे खुले हुए हैं जो आवाज उठा रहे हैं। तो ये मोर्चे अगर अलग अलग स्तर पर अपनी आवाज उठाएंगे तो क्या लगता है आपको कि जो सहारा इंडिया के निवेशक है उनको उनका भुगतान, उनके पैसों का भुगतान हो पाएगा? अ, जैसे आपने बताया कि सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं। यही मैं आपको आज़ादी के पहले के दौर में ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल साहब थे, जो कानूनी कार्रवाई करते हुए जो कानून कहता है उस तरह से लड़ाई लड़ रहा था। वही दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे जो आज़ादी लेना जानते थे, और उन्होंने लिए आज़ाद हिंद फौज की संरचना करते हुए वो अपने हिसाब से लड़ रहे थे। वही शहीद भगत सिंह थे और उनके साथी थे जो अंग्रेजों को, जो उनके कान के पर्दे थे उनको खोलकर भारत की जनता की जो आवाज़ थी वो पहुंचाने के लिए असेंबली में बम धमाके भी किए गए थे। तो यस, इस तरह से आज़ादी पाने के लिए सब अपने अपने अलग अलग रास्ते चुनकर भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की गुलामी से लड़ रहे थे, लेकिन उनका एक लक्ष्य था भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद दिलवाना। उसी तरीके से आज जो भी अलग अलग मोर्चे हैं उनका कार्य पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका ध्येय एक ही है, बेसहारा निवेशकों का भुगतान ब्याज के साथ जल्द से जल्द कराए। जी तो मुझे लगता है कि जो भी ग्रुप बनाए हुए हैं उनके जो कुछ भी नेता लोग हैं या आगे बढ़ के जो पदाधिकारी है वो सक्षम है अपने अपने मोर्चों को लेकर कार्रवाई करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित ही बेसहारा निवेशकों का भुगतान जरूर ये दिलवाएंगे। जी सर तमाम ऐसे मोर्चे हैं और उनके पदाधिकारी हैं वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उनका पैसा, जो निवेशकों का पैसा है, वो सरकार लौटवाएगी। सरकार इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो वही विपक्ष जो है बार बार कोई मौका नहीं छोड़ता है कि केंद्र पर अगर कभी निशाना साधा जा रहा होता है तो विपक्ष उसका हाथ थाम लेता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले तमाम मोर्चों का हाथ विपक्ष ने थामा है? अ, जहाँ तक मुझे लग रहा है तो अभी भी न सरकार ने सहारा इंडिया का जो मुद्दा है उसको गंभीरता से लिया है, और ना ही विपक्ष के जो कुछ भी दल है या आप बोल रहे पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने आज तक कोई सहारा इंडिया का मुद्दा अभी तक हाथ में नहीं लिया है। चाहे वो आप पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने तो पहले से ही सहारा इंडिया के ये मुद्दे को पल्ला झाड़ लिया है। अगर केंद्र सरकार चाहे, मोदी सरकार चाहे तो एक दिन में यह मामला निपट सकता है, क्योंकि सहारा इंडिया और सुब्रत रॉय के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए उस तरह से नहीं किया जा रहा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री चाहे तो सहारा इंडिया ग्रुप के खिलाफ, सुब्रत रॉय के खिलाफ ईडी की जांच करवा सकते हैं, सीबीआई की जांच करवा के 6 माह के भीतर उनके रिपोर्ट
के चलते सही कार्रवाई कर सकते हैं और उसी के चलते निवेशकों का भुगतान हो सकता है। लेकिन जी केंद्र सरकार इस तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा है। वही दूसरी ओर जो अन्य दल है, जो अन्य पार्टियां है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी और पार्टी हो, वो ये मुद्दे को छूना नहीं चाहती है। उसके लिए उनके पास कुछ वजह हो सकती है, लेकिन आने वाले चुनाव में मैं पर्टिकुलर गुजरात का जो इलेक्शन आने वाला है उसकी बात करूं तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा नहीं लेना चाहती है। मैंने कल ही कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारियों को इसके बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी तरफ से मुझे जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। लेकिन रंगदे बसंती ग्रुप पर्टिकुलर गुजरात विधानसभा के लिए यह एक आगे मुहिम चलाएगा कि जो पार्टी या जो उम्मीदवार बेसहारा निवेशकों का भुगतान दिलवाएगी, हम उसी को अपना वोट देंगे। और ये पूरा मुहिम नॉट ओनली वडोदरा लेकिन पूरे गुजरात राज्य में ले जाएंगे। और यही मुद्दा अगर आगे बढ़ता है तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी यह मुद्दे को हम आगे ले जाएंगे। जी दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा कर चुके हैं कई बार और वहां पर कई गारंटियां भी पेश कर चुके हैं। इस बीच अगर उन्होंने सहारा इंडिया का साथ या उसका हाथ थाम लिया है, सहारा इंडिया के जो निवेशक है उनका हाथ थाम लिया है और सहारा इंडिया के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, अगर वो उसमें शामिल हो जाते हैं तो क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी इस बार? पर्टिकुलर आप जो गुजरात इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी तो 5, 6, 7 अगस्त 2022 को जंतर मंतर पर बेसहारा निवेशकों ने जो आंदोलन किया था, जी उसमें आप पार्टी के एक नेता संजय सिंह जी आए हुए थे और उन्होंने भी अपना जो मन की बात की, अपना जो भाषण था उसमें बेसहारा निवेशकों को सपोर्ट करने के लिए कहा था। जी लेकिन वही बात दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब तक नहीं पहुंचा है और इसीलिए अभी तक गुजरात इलेक्शन में केजरीवाल जी की तरफ से बेसहारा निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की गारंटी नहीं दिया जा रहा है। जी तो मैं आपके माध्यम से बेसहारा निवेशकों की बात माननीय केजरीवाल जी को वो कहना चाहता हूँ कि गुजरात इलेक्शन में बेसहारा निवेशकों के भुगतान भी एक मुद्दा बन सकता है। अगर आपकी पार्टी अगर यह गारंटी देती है कि 6 माह के भीतर ही अगर आप सत्ता में आते हो तो 6 माह के भीतर ही सहारा इंडिया की सभी कंपनियां और सोसाइटियों के निवेशकों का भुगतान देने की अगर आप गारंटी देते हो तो आप आने वाले चुनाव में आपको वोट मिल सकता है और हो सकता है कि आप ही गवर्नमेंट बना सकते हैं। जी सर, सुना है आपका एक व्यक्तिगत निजी तौर पर आप सुब्रत रॉय से आमने सामने रहे हैं उनके, तो वो क्या किस्सा है, किस तरीके से सुब्रत रॉय के सामने आप रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर, वो जरा दर्शकों को बताइए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं सहारा इंडिया में एज ए फील्ड वर्कर ज्वाइन हुआ था और 2009 तक सहारा इंडिया में कार्य किया है और रिजाइन देने के बाद जनवरी 2010 में मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया था। लेकिन उसके पहले जब भी लखनऊ में मीटिंग हुआ था तब मैं माननीय सुब्रत रॉय से पर्सनली मिला हूँ और उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। जी लेकिन जहाँ तक बात देखने को मिल रही है कि सुब्रत रॉय के द्वारा जो कहा जाता है वो और अभी जो वो उनके द्वारा जो किया जा रहा है वो जमीन आसमान जमीन का अंतर दिखाई दे रहा है। और उसी के चलते आज निवेशकों को भुगतान पाने के लिए और सहारा इंडिया को सर्वाइव करने के लिए परेशानी आ रही है। यहाँ पर मैं एक किस्सा ये कहना चाहता हूँ कि 21 सितंबर 2004 को लखनऊ में माननीय सुब्रत रॉय साहब ने सहारा सिटी होम्स का लॉन्चिंग किया था, जिसमें 217 शहर में सहारा सिटी होम्स टाउनशिप बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन उनके द्वारा जो कहा गया था वो वहाँ पर बैठे 4 से 5 हजार कार्यकर्ताओं की समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही आई थिंक 4 बजे के आसपास ही मीटिंग
पोस्टपोन कर दिया था और कुछ चुनिंदा 100 कार्यकर्ताओं के साथ क्लब हाउस में मीटिंग किया, आयोजन किया। और वो क्लब हाउस में मैं इंद्रवदन राठौड़, जो उस समय आईजी राठौड़ के नाम से सहारा इंडिया में जाना जाता था, वो जी क्लब हाउस की मीटिंग में मैं अपने रीजनल मैनेजर भरत पटेल साहब और जोनल चीफ सतीश सिंह के साथ वो क्लब हाउस मीटिंग में बैठा था। और तब विस्तार से सुब्रत रॉय ने सहारा सिटी होम्स के बारे में पूरी विस्तार से बातचीत की थी। और फिर बीच में रात को करीबन ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद पूरी रात ये मीटिंग चली थी, सुबह के 6 बजे तक। और तब जब उन्होंने पूरा ये जो भी सहारा सिटी होम्स का जो कॉन्सेप्ट बताया था, मेरा ये मानना है कि अगर यह जो कॉन्सेप्ट है वो अगर साकार होता तो आज सहारा इंडिया नॉट ओनली इंडिया की लेकिन पूरे विश्व की नंबर 1 कंपनी होती। लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो सपना देखा गया था उसको वो साकार नहीं कर पाया। इसी के लिए मैं कहता हूँ कि वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए सहारा इंडिया ने जो जो भी बड़े बड़े सपने देखे या दुनिया को दिखाए हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। और इसी के लिए जैसे अभी आपने बताया कि मेरा सुब्रत रॉय से जो साक्षात्कार हुआ था वो बिफोर 2009 ये रहा था। अब आ जाते हैं कि 2000 के बाद जब मैंने रंग दे बसंती ग्रुप बनाया था, उसके बाद जी सुब्रत रॉय ने 2016 में आभार यात्रा मीटिंग का आयोजन किया था। और उसके चलते गुजरात के अहमदाबाद शहर में उन्होंने एक आभार यात्रा मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें गुजरात भर के 5000 लोग आए हुए थे, कार्यकर्ता। तब मैं रंगदे बसंती इंद्रवदन राठौड़ अकेला बैनर लेकर, बीवेयर ऑफ सहारा, बेसहारा बैनर लेकर मीटिंग हॉल के बाहर खड़ा रहकर सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वहां पर खड़ा था। और सुब्रत रॉय को भी मीडिया के माध्यम से पता चला था कि ऐसा कोई एक बंदा है जो बाहर खड़ा है। और उसी के चलते ही मीडिया को उनको इंटरव्यू देना पड़ा और ये कहा गया कि मैं बहुत जल्द निवेशकों का भुगतान कर दूंगा। लेकिन आप देख रहे हो कि वो वादे पर खरे नहीं उतरे हैं और आज भी पर्टिकुलर गुजरात के निवेशकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जी तो यही हाल पूरे देश भर में है। तो ये है, वादा खिलाफी सुब्रत रॉय ने किया है और उन्हीं की सजा उनको मिलके रहेगी। जी सर, सुब्रत रॉय यूपी के, और यूपी सरकार जो बुलडोजर चलाने में माहिर है, तो वही जो जनता है और निवेशक है वो बुलडोजर की प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं आज जगह बैठी है कि योगी जी कहीं ना कहीं सुब्रत रॉय के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। आपकी क्या राय है इस पर कि जनता जो विश्वास जता रही है योगी जी पर, क्या वो सफल हो पाएंगे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे और सुब्रत रॉय के खिलाफ कार्रवाई करवा पाएंगे? मैंने देखा है कि पिछले 1 साल में बुलडोजर चलता है और जो भी गलत होता है उसके जो भी मकान होता है, होटल होता है या जो कुछ भी होता है उस पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन जब बात आती है सहारा इंडिया सुब्रत रॉय की, तो जी पता नहीं वो बुलडोजर में डीजल खत्म हो जाता है और वो बुलडोजर रुक जाता है, जी सहारा इंडिया की तरफ वो कदम नहीं उठाता है। तो मेरा तो यही कहना चाहता मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी जब आप किसी भी अपराधी के खिलाफ साबित नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप तय होते हैं या सिर्फ एक एफआईआर होती है जी और आप उनके घर पर बुलडोजर चलवा लेते हो। वही सुब्रत रॉय के खिलाफ इतनी सारी एफआईआर पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, जी पूरे देश भर में 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है। जी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमें सुब्रत रॉय सहारा इंडिया पर भरोसा नहीं है, सहारा इंडिया सुब्रत रॉय कोर्ट के साथ चालाकी कर रहा है, तब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मैं सिर्फ करबद्ध हाथ जोड़कर सिर्फ अपील करना चाहता हूँ कि आपके बुलडोजर में आपकी डीजल की टैंक भरपूर फुल टैंक करवा लीजिए और लखनऊ में सहारा शहर में बुलडोजर चलवाइए, तभी निवेशकों के साथ हो रही धोखाधड़ी वहां पर रुक पाएगी और बेसहारा निवेशकों का भुगतान हो पाएगा।
अन्यथा आने वाले दिनों में पॉलिटिकली जो आपको लाभ मिल रहा है तो हो सकता है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन में इसको आपका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी सर, चर्चा का अंतिम सवाल मेरा कि आपका जो संगठन है रंग दे बसंती अब आगे कौन से ऐसे कदम उठाने वाला है जो कि सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनके निवेशकों का जो पैसा है उसका भुगतान दिलाने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर गुजरात की बात करूं तो सहारा इंडिया द्वारा अलग अलग कंपनियां और सोसाइटी बनाकर निवेशकों कर्ताओं को बड़े बड़े लाभांश देने का वादा कर कर पैसा कलेक्ट किया गया, लेकिन समय अवधि पूर्ण होने पर पैसा वापस नहीं दे रही है, जिसके चलते रंग दे बसंती ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई कर रही है। आगे के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करके गुजरात सरकार से मांग करूंगा कि गुजरात में आई सहारा इंडिया की सभी ऑफिस सीज की जाए, बैंक अकाउंट सीज किया जाए और सभी सहारा मैनेजर जो आज धोखाधड़ी कर रहे हैं निवेशकर्ताओं के साथ उनको उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए उनको जेल भेज दिया जाए। साथ साथ में जैसे बहुत सारे पूरे देश में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जैसे बीके श्रीवास्तव जी हुए, अमन श्रीवास्तव जी हुए, विजय वर्मा जी हुए और बहुत सारे लोग हैं, तो उन सबके साथ हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने के लिए कार्रवाई कर है और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल करके सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाएं लेकर मैं अंजलि राठौर आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।